फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने नियतिवाद के टॉपिक को स्टार्ट किया था और सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि नियतिवाद की कोर थ्योरी जो है, कोर फिलॉसफी जो है, उसका मानना है कि मनुष्य का भाग्य प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है। इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में समझें, तो आपके यहाँ जिस तरह की वर्षा होती है, आप जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ कितनी वर्षा होती है, मृदा किस प्रकार की है, इस तरह के जलवायु कैसी है, इस तरह के फैक्टर से ये निर्धारित होता है कि आप कैसा जीवन जिएंगे। जैसे कि भारत में, उत्तर भारत में पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो मृदा है वो कृषि के अनुकूल है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, जलवायु जो है कृषि के अनुकूल है। तो क्या है, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है इसमें मुख्य क्या है, कृषि है। और यहाँ पर क्योंकि कृषक समाज है, तो जो हमारी परंपराएं हैं जैसे कि त्योहार वगैरह, वो सभी आपके कृषि से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि आपकी संस्कृति हो गई, त्योहार है, परंपरा है, मान्यता है, ये सारी चीजें किससे निर्धारित हो रही हैं? प्रकृति से निर्धारित हो रही हैं। इसी चीज को नियतिवादी थ्योरी स्टैब्लिश करती है या सिद्ध करती है। इसके बाद देखिए, हम लोगों ने कुछ भूगोलवेत्ताओं को देखा था जिन्होंने नियतिवाद की थ्योरी को विकसित किया। तो शुरुआती समय में जो ग्रीक थे, रोमन थे, अरेबियंस थे, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया भूगोल में नियतिवादी थ्योरी को विकसित करने में, डिटर्मिनिज्म के सिद्धांत को विकसित करने में, उसे हम लोगों ने देख लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग जो 19वीं सदी और इसके बाद में भौगोलिक नियतिवाद का विकास हुआ है, जो ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म का विकास 19वीं सदी के बाद में हुआ है, इन सभी चीजों को देखेंगे। देखिए, अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सूचना है कि जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए है, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप वेबसाइट जो है, सॉरी, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए। पहले कमेंट में ही आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म को फिल कर दीजिए, उसमें आपका फोन नंबर ले लिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, और ठीक उसी नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको पीडीएफ समय समय पर मिलते रहेंगे। और दूसरी बात है, जो पेड कोर्सेज हमारे चलते हैं यूजीसी नेट के, आरपीएससी के, अगर आप इस तरह के किसी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो का लिंक दिया है, वही अपने कमेंट बॉक्स में। उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी और उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, पेड क्लास को। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे अभी हम लोग भूगोल में द्वैतवाद पढ़ेंगे, डुअलिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पर रिटर है, हमबोल्ट है, इन सभी को बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी देखना है। तो यहाँ पर मैंने बस आपके लिए एक ओवरव्यू तैयार किया है, जिससे आप समझ पाए कि ये जो नियतिवादी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने क्या कहा था प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को समझाने के लिए। और इनकी जो डिटेल है वो आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ल रिटर की। ये जर्मनी से संबंधित है, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से। इन्होंने एक मानव विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और भूगोल में जो नियतिवाद है इसकी दार्शनिक नींव को रखा था। देखिए, किसी भी चीज की जो फिलॉसफी होती है, जैसे कि अद्वैतवाद है, तो अद्वैतवाद की फिलॉसफी जो है वो शंकराचार्य जी ने डेवलप की थी। वैसे ही भूगोल में ये जो नियतिवाद की फिलॉसफी है, इसको डेवलप किया कार्ल रिटर ने। इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अलग-अलग पर्यावरण में रहने वाले लोगों का जो शरीर है वो अलग-अलग तरह का होता है। जैसे आप यूरोप के लोगों को देखिए, उनका आप कलर देखेंगे तो साफ है, कद देखेंगे तो ऊंचा है। यानी कि किसी स्थान पे जैसी जलवायु है, जैसा पर्यावरण है, उसी के हिसाब से मनुष्य के शरीर का गठन होता है, उसी हिसाब से वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य होता है। और रिटर के जो आगे के कई छात्र थे, उन्होंने जनसंख्या घनत्व और भूमि का जो स्वरूप है, यानी जो लैंडस्केप है, जैसे कि पहाड़ है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा, मैदान है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। तो इन्हीं संबंधों के अध्ययन को ही भूगोल का अध्ययन माना था इनके कई छात्रों ने। और देखिए, जो आपके कार्ल रिटर है, इन्होंने कहा कि जो किसी भी स्थान का भौतिक पर्यावरण है, वो
उस स्थान के लोगों के राजनीतिक भाग्य को भी निर्धारित करता है। यानी कि आप किसी देश पे आक्रमण करके शासन करेंगे या आपके ऊपर शासन किया जाएगा, ये सब भी आपकी भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। जैसे कि मंगोल आक्रमणकारी जो थे, वो जैसे चंगेज खां वगैरह जो थे, वो ऐसे क्षेत्र से थे जहाँ पे संसाधन कम था। तो ऐसे में जब आप कम संसाधन वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो आप कहाँ पे मूव करेंगे? उन क्षेत्रों पे आक्रमण करेंगे जहाँ पे संसाधन ज़्यादा है। तो इसी तरह से इन्होंने समझाया कि जो राजनीतिक भाग्य होता है किसी स्थान का, वो भी वहाँ के भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। फिर आते हैं दूसरे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका भूगोल में बहुत ज़्यादा योगदान है, आगे हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इन्हें आधुनिक भूगोल के संस्थापक में से एक माना जाता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार होता है यहाँ पे कि मॉडर्न ज्योग्राफी के संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं, ये रिटर के ही टाइम के थे। इन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों का जो जीवन है वो मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों से भिन्न होता है। यानी इन्होंने यही समझाया किस तरह से पर्यावरण मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ तक एक साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म यानी वैज्ञानिक नियतिवाद डेवलप हुआ। देखिए, ये जो 19वीं सदी का टाइम था, ये बड़ा ही अलग तरह का समय था। इस समय पे दुनिया में बहुत तेजी से वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही थी और दुनिया में भी अगर हम हटा दें तो जो यूरोप था, वहाँ पर वैज्ञानिक सोच बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी। जैसे कि डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था कि किस तरह से जीवों की उत्पत्ति हुई, किस तरह से विकास हुआ। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत था जो समझाता था कि कैसे पहले पानी में जीवन उत्पन्न हुआ होगा और फिर कैसे एक जीव से दूसरे जीव तक विकास हुआ, कैसे मनुष्य तक हम लोग पहुंचे, इन सभी चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा सभी विषयों के ऊपर। इसी तरह से जो न्यूटन के सिद्धांत थे वो कार्य कारण सिद्धांत थे। डार्विन है, न्यूटन है, ये कारण परिणाम सिद्धांत थे। यानी कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसका कोई कारण होगा और उसका कोई परिणाम भी होगा और ये जो परिणाम होगा वो अगली घटना का कारण बनेगा। यानी कि एक चक्र में घटनाएं हो रही हैं, सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। जैसे प्रकृति में होता है, मान लीजिए कहीं पे वर्षा ज्यादा होती है और वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा वनस्पतियाँ हो रही हैं। वनस्पतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, घनी-घनी है तो क्या है, धूप को प्राप्त करने के लिए ये वनस्पतियाँ ऊपर की तरफ जाएँगी। तो यहाँ पर जंगल कैसे हैं, बहुत ऊँचे-ऊँचे वनस्पतियों वाले, बहुत ऊँचे-ऊँचे पेड़ वाले जंगल हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ देख रहे हैं, अगर आप ऊँचे पेड़ देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण है। ये सारी चीज़ें 19वीं सदी में डेवलप हो रही थीं और इसी वजह से जो भूगोल है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए, एक बुक है चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अक्सर करके ये पूछ ली जाती है। तो इसको आप याद करिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी वो चार्ल्स डार्विन की थी और इसका कई भूगोलवेत्ताओं पे प्रभाव पड़ा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं पढ़ाऊंगा साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपर्दन चक्र। तो जो विलियम मॉरिस डेविस ने अपर्दन चक्र डेवलप किया था, ये कहीं ना कहीं चार्ल्स डार्विन के ही सिद्धांतों से प्रभावित था और इसके माध्यम से इन्होंने बताया था कि नदियां अपर्दन कैसे करती हैं। यानी इस तरह से भूगोल में धीरे धीरे जो डिटर्मिनिज्म है वो डेवलप हो रहा था। किसकी वजह से? ये जो डार्विन के सिद्धांत हैं, न्यूटन के सिद्धांत है, इसकी वजह से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेडरिक रेटचल आते हैं। फ्रेडरिक रेटचल ने एक सिद्धांत दिया, जैविक राज्य सिद्धांत। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी तक कॉन्सेप्चुअल ज्यादा बातें हुई, लेकिन जो फ्रेडरिक रेटचल का सिद्धांत है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने शास्त्रीय भौगोलिक नियतिवाद को यानी कि जो क्लासिकल डिटर्मिनिज्म था, इसको इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद से जोड़ा। यानी कि इन्होंने जो डार्विन का सिद्धांत था उसको भूगोल में नियतिवादी सिद्धांत से जोड़ा। इस चीज को आप याद रखिएगा, फ्रेडरिक रेटचल ने कैसे जोड़ा समझिए। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक स्थान पे बहुत सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां होती है, बहुत सारी स्पेसीज होती है
अब ये क्या करती है, एक दूसरे से संघर्ष करती हैं, लड़ाई करती हैं जीवित रहने के लिए। ऐसे में कौन सी स्पेसीज जीवित रहती है जो वातावरण के साथ अनुकूलन कर देती है? जैसे कि कहीं पे मान लीजिए वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो ऐसी स्पेसीज जो कि जिन्हें ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत है, जिन्हें ज़्यादा जल की ज़रूरत है, वो इस रेगिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। यहाँ पे कौन-सी वनस्पतियाँ सर्वाइव करेंगी? जैसे नागफनी हो गई। तो ये नागफनी सर्वाइव कर लेगी, क्यों? क्योंकि इसको कम जल में, कम वर्षा में रहना आता है। इसको कहते हैं अनुकूलन। तो एक तो ये डार्विन ने सिद्धांत दिया। दूसरी बात डार्विन ने ये भी बताई थी कि किस तरह से ये जो प्रजाति है, वो अपना विस्तार करती है, लगातार अपने को बढ़ाती है। जैसे आपने जानते हैं कि जलकुंभी वगैरह जो होती है, ये जब किसी तालाब में पहुंच जाती है, तो उस तालाब को पूरी तरह से ढक लेती है और प्रजातियों को नष्ट करती है, अपना विकास करती है। इन सभी बातों को रैटचल ने भूगोल में लागू किया। इन्होंने कहा कि देखिए, जो एक राज्य होता है, राज्य यानी स्टेट, जैसे हमारा भारत देश हो गया, कोई भी देश हो गया, तो इन्होंने कहा जो राज्य होता है, वो होता है एक जीव की तरह। इसीलिए इनके सिद्धांत को कहा गया जैविक राज्य सिद्धांत, यानी राज्य कैसा है, जीव की तरह है। तो यानी राज्य को क्या करना पड़ेगा? राज्य को जीवित रहने के लिए लगातार अपना विकास करना पड़ेगा। तो कैसे अपना विकास करेगा राज्य? अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। और जो राज्य ऐसा नहीं कर पाएगा, जो राज्य अपनी सीमाओं को लगातार नहीं बढ़ा पाएगा, वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इस चीज को फ्रेडरिक रेटचल ने कहा, हालांकि ये बात सही नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से बड़ा विनाश हुआ, क्योंकि देशों ने अपने बॉर्डर्स को बढ़ाना शुरू किया और जिसकी वजह से विश्व युद्ध हो गए। तो कुल मिलाकर के फ्रेडरिक रेटचल ने जैविक राज्य सिद्धांत दिया था, जिसमें राज्य की तुलना जीव से की थी और कहा था कि राज्य को भी अपने बॉर्डर्स को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये जीवित रह पाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, फ्रेडरिक रेटचल के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपको सोच करके इसका सॉल्यूशन बताना है। पहला कथन है, उन्होंने नए नियतिवाद की स्थापना की। नव नियतिवाद यानी नियो डिटर्मिनिज्म की स्थापना फ्रेडरिक रेटचल के द्वारा की गई। दूसरा है, सामाजिक डार्विनवाद को इन्होंने भौगोलिक नियतिवाद के साथ जोड़ा। राज्य को एक जीव के रूप में ये मानते थे और इनका मानना था कि मनुष्य का विकास भौतिक पर्यावरण के अनुसार प्राकृतिक चयन पर आधारित है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि फ्रेडरिक रेटचल जो है, डार्विन से डार्विन की थ्योरी से मनुष्य के विकास को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यह कथन सही है कि इन्होंने माना कि मनुष्य का जो विकास होता है, वो प्राकृतिक चयन के आधार पे होता है। यानी जो सबसे ज्यादा फिट सभ्यताएं होंगी, वही अपने आप को बचा पाएंगी, बाकी नष्ट हो जाएगी। राज्य को जीव के रूप में मानते थे, ये भी सही है। और इन्होंने सामाजिक डार्विनवाद को भौगोलिक नियतिवाद से जोड़ा, ये भी सही है। तो ये जो आप एक ऑप्शन आ रहा है कि ये नए नियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म के संस्थापक थे, ये गलत है। ग्रिफिथ टेलर जो थे, वो नवनियतिवाद के संस्थापक थे। कुछ लोगों को ये थ्योरी पता होगी और जिनको नहीं पता है, आने वाली क्लासेस में हम लोग नवनियतिवाद को पढ़ेंगे। देखिए, रेटचल की एक शिष्या है एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था नियतिवाद के विकास में। इन्होंने देखिए एक बुक लिखी, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, 1911 में, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने एक चीज कही थी, मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है। अक्सर करके पूछ लिया जाता है किसने कहा था, तो एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था। अब देखिए, इंग्लिश में इन लोगों ने अपनी बातें कही हैं और हम लोग ट्रांसलेशन जो पढ़ते हैं वो हिंदी में, तो हो सकता है एग्जाम में ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग हो। तो उसके लिए बस आपको इतना याद रखना है कि एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था कि पृथ्वी की जैसी सतह होती है, उसी तरह से मनुष्य का विकास होता है। अच्छा देखिए, जो एलन चर्चिल सैंपल है, इन्होंने कहा कि जो इतिहास हमारा डेवलप होता है, जो इतिहास बनता है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है पर्यावरण का। यानी आप कैसे पर्यावरण में रह रहे हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उससे ये डिसाइड होता है कि किस तरह का आपका विकास होगा। एक चीज देखिए इन्होंने और कही थी, वो यहाँ पर नोट डाउन नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य का विकास है, वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि
मनुष्य देखिए कुछ जगहों पे जहाँ पे जल जाता है, वहाँ पर क्या है लोग हाथ से नाव को चलाते हैं, तो वहाँ पर लोगों के हाथ मजबूत हो गए। यानी प्रकृति ने लोगों को मजबूत हाथ दिए, इन्होंने ये कहा था लेकिन उसका अर्थ ये था कि क्योंकि लोग हाथ से बहुत लंबे समय से नाव चला रहे हैं, तो लोगों के मजबूत हाथ वहाँ पर होते हैं जहाँ पर जल जाता है। समुद्री क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे और वहीं पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के पैर मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वो ढाल के ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं। इसकी वजह से पैर मजबूत हो जाते हैं। तो ये कथन भी क्योंकि पूछ लिया जाता है और मुझे याद था मैंने इसको पहले बहुत बार पढ़ाया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये चीज़ भी एलन चर्चिल सैंपल ने कही थी। अब बात करेंगे हम लोग भौगोलिक नियतिवाद की आलोचना की। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियतिवाद की आलोचना होना स्टार्ट हो गई। और एक बात तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख कही गई कि नियतिवाद जो है मनुष्य की भूमिका को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा है या बहुत कम महत्व दे रहा है और प्रकृति की जो सक्रिय भूमिका है उसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहा है। देखिए क्या मान लिया गया था, मनुष्य एक इनएक्टिव एजेंट है, असक्रिय है। असक्रिय मतलब कि जो भी मनुष्य निर्णय ले रहा है वो प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं और मनुष्य का योगदान बहुत कम है। जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी से कई बार प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करता है। जैसे कि कहीं पे जल कम है, जैसे इजराइल, लेकिन वहां पे ड्रिप इरिगेशन करके खेती की जा रही है। तो कहने का मतलब है मनुष्य भी प्रकृति को प्रभावित करता है। तो बैरोज ने इसकी आलोचना की, नियतिवाद की आलोचना की बैरोज ने। इन्होंने कहा कि मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को मनुष्य के द्वारा अनुकूलन के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कैसे एक प्राकृतिक पर्यावरण में, एक प्राकृतिक वातावरण में कैसे मनुष्य रहता है, कैसे उसके अनुकूल अपने को ढालता है, कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। इस दृष्टिकोण से बैरोज ने कहा, इस बात को इस दृष्टिकोण से भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए, मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को समझा जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हम जो प्रकृति है उसको कुछ ज्यादा ही महत्व दे देंगे और प्रकृति को निर्धारक मान लेंगे। निर्धारक मतलब मनुष्य के भाग्य का निर्धारण करने वाली। देखिए जो कार्ल सौर है, इन्होंने भी नियतिवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। इन्होंने नियतिवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि जो प्राकृतिक नियम है वो सामाजिक समूहों पे लागू नहीं होते। यानी कि जो प्रकृति में जिस तरह के नियम काम करते हैं वो मनुष्यों पर उसी तरह से लागू नहीं होते। अब आप राज्य को जीव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो राज्य है उसको लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन राज्य बेसिकली क्या है, मनुष्य का एक समुदाय है। तो कैसे आप जो ये प्रकृति के नियम है वो मनुष्यों पे कैसे लागू कर सकते हैं? मनुष्य अपना डिसीजन अपने आप लेते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक नियम सामाजिक समूहों के लागू नहीं होते और इन्होंने कहा कि संस्कृति की सक्रिय भूमिका होती है। संस्कृति मतलब जो हमारी भाषा है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी नॉलेज है, जो ज्ञान है, इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है एक परिदृश्य या लैंडस्केप को डेवलप करने में। यानी कि किसी स्थान पर कैसा विकास होगा, ये डिसाइड होता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। जहाँ से कि 2 स्थान है, चाहे मान लीजिए दोनों स्थानों पर कोयला पाया जाता है। एक जगह पर जो लोग हैं, उनको पता है इस कोयले को कैसे निकालना है, कैसे उपयोग करना है, कैसे बिजली बनाना है, तो वहाँ की संस्कृति अलग तरह की होगी। दूसरी जगह पे ये कोयला जो है, या तो इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ का जो सांस्कृतिक परिदृश्य होगा, वो अलग तरह का होगा। यहाँ पर इकोनॉमी क्योंकि ज़्यादा विकसित होगी, जहाँ पर कोयले का, पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। बड़े-बड़े आपको यहाँ पे इमारतें दिखेंगी, उसी तरह के काम-धंधे दिखेंगे। जबकि यहाँ पर दूसरी जो स्थान है, यहाँ पर हो सकता है कृषि है, चरवाहा समाज है, वो ज़्यादा मिलेगा। तो कोई लैंडस्केप कैसे डेवलप होगा ये संस्कृति के ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज को कार्ल सौर ने कहा था और इसको इन्होंने कहा कल्चरल लैंडस्केप। याद रखिएगा कल्चरल लैंडस्केप क्वेश्चन आ जाता है। ये अवधारणा किसने दी थी? कार्ल सौर ने दी थी। और इसका मुख्य बिंदु क्या है कि किसी स्थान की संस्कृति, और संस्कृति में भी नॉलेज यानी ज्ञान, विज्ञान,
इससे डिसाइड होता है कि किसी स्थान का विकास कैसा होगा या कोई लैंडस्केप, कोई जो स्थान है, वो किस तरह से विकसित होगा। क्वेश्चन देखिए, जो शायर की पर्यावरणीय नियतिवाद की प्रमुख आपत्तियां हैं, उसमें कौन-कौन सी चीजें आती हैं? प्राकृतिक नियम सामाजिक समूहों पर लागू नहीं होते, अभी पढ़ा, सही है। सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है, सही बात है। संस्कृति का योगदान होता है भूदृश्य के निर्माण में, ऐसा शायर ने कहा। नियतिवाद की जगह इन्होंने संभाव्यतावाद को लाना चाहा, पॉसिबिलिज्म को लाना चाहा। ये बात भी सही है। और पर्यावरण एकमात्र निर्धारक शक्ति है, यानी कि पर्यावरण मनुष्य के भाग्य को निर्धारित करता है, केवल और केवल पर्यावरण। ये इसी चीज की तो कार्ल सायर ने आलोचना की थी, तो ये कथन आपका गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो गया और चौथा कथन गलत है। देखिए, एक भूगोलवेत्ता है पीट, इन्होंने कहा कि ब्लाश और सौर, कार्ल सौर को अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने कल्चरल लैंडस्केप की बात की थी। और ब्लाश को हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग आ, संभववाद की थ्योरी को देखेंगे। तो ब्लाश का जो पेस वगैरह का सिद्धांत है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आगे पढ़ेंगे। तो ब्लाश और सौर, इन्होंने जो सांस्कृतिक भूगोल को स्थापित करने की कोशिश की, वो चीज पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये पीट कह रहे हैं कि क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल जिसको ब्लाश और सौर स्थापित करना चाहते थे, वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई, इसलिए भूगोल में क्षेत्रीय दृष्टिकोण का विकास हो गया, यानी रीजनल जो पर्सपेक्टिव है, वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। और ये जो रीजनल पर्सपेक्टिव है या क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, इसके बहुत बड़े प्रवक्ता थे हार्टशोन। हार्टशोन को अभी बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, शेफर ने इनकी आलोचना वगैरह की थी। तो खैर, हार्टशोन ने भूगोल में क्षेत्रीय दृष्टिकोण को विकसित किया, यानी इन्होंने नियतिवाद की आलोचना की। हार्टशोन ने, इन्होंने कहा कि मनुष्य के भाग्य को पूरी तरह से प्रकृति के अधीन, प्रकृति का गुलाम नहीं समझना चाहिए। इन्होंने यहाँ तक कहा, इन्होंने एक क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंशिएशन की अवधारणा दी। ये क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन क्या कहता था, क्योंकि हर स्थान पर जो मानव समुदाय है, वो भिन्न भिन्न है। एक जगह पे मनुष्य की तकनीक, मनुष्य का सांस्कृतिक विकास अलग है और दूसरी जगह पे अलग है। और इसीलिए अलग-अलग स्थानों का विकास भी अलग-अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि मनुष्य की संस्कृति अलग-अलग है, उसकी तकनीक अलग-अलग है, तो स्थानों का विकास भी अलग-अलग तरीके से हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों का अध्ययन अलग-अलग कीजिए, जैसे ये क्षेत्र है, इसका अलग अध्ययन करिए और ये जो दूसरा क्षेत्र है, इसका आप अलग अध्ययन करिए और तीसरे क्षेत्र का आप अलग अध्ययन करिए। क्षेत्रीय विभेदन की इन्होंने अवधारणा दी, अलग-अलग क्षेत्रों का अलग-अलग अध्ययन करने पर इन्होंने जोर दिया, हार्टशोन ने। तो इस तरह से देखिए नियतिवाद की आलोचना हुई और नियतिवाद के विरोध में कई चीजें सामने आई, जैसे कि संभववाद सामने आया, नव नियतिवाद को अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो सामने आया था। इसके साथ ही संभाव्यवाद सामने आया था। इस तरह की कई सारी थ्योरी नियतिवाद के विरोध में आई। और इसके बाद जो एरियल डिफरेंशिएशन है, जो क्षेत्रीय विभेदन है, वो भी सामने आया हार्टशोन के द्वारा। इन सभी चीजों को आगे हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं और इस चीज को समझने की जरूरत है कि नियतिवाद ऐसे समय में आया था जब मनुष्य का ज्ञान सीमित था। तो ये समझना एक नॉर्मल बात थी कि हमारा भाग्य प्रकृति के अधीन है, क्योंकि हमारा विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। आज सैटेलाइट से आप अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो नियतिवाद ने जो भूगोल की स्टार्टिंग फाउंडेशन है, उसको रखने में, जिसको नींव का पत्थर कहते हैं, उसको रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई। कहीं ना कहीं मनुष्य और प्रकृति के संबंधों के अध्ययन, मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का जो अध्ययन है, उसको स्टार्ट करने में नियतिवाद की बहुत ज्यादा भूमिका रही। तो फ्रेंड, जैसा मैंने कहा, पीडीएफ और पेड क्लासेस दोनों के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, पहले ही कमेंट में जो पिन किया हुआ है। और अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।